हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग 1909 ईस्वी का शासन जो अधिनियम है, हम लोग उसको लेकर के चलेंगे और यहाँ से लेकर के आज के वीडियो में 1947 ईस्वी का जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम है, वहाँ तक हम लोग कर लेंगे। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में फाइनल कर लेंगे। ये जो संवैधानिक यानी कि हमारे संविधान का जो इतिहास है, इसको हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 1909 ईस्वी का जो शासन अधिनियम है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 1909 ईस्वी का जो शासन अधिनियम है या 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले और मिंटो दो व्यक्ति का नाम है और उससे इसको लेकर के मॉर्ले मिंटो किया गया है। मॉर्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे, यानी कि सेक्रेटरी, यहाँ जो जिसके बारे में हमने बताया था कि ये लोग इंग्लैंड में रहते थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। तो वो मॉर्ले थे और मिंटो जो उस समय जब 1909 ईस्वी का रिफॉर्म तैयार हुआ था, तो उस समय यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो इन्हीं दोनों के नाम को लेकर के मिला करके, क्योंकि दोनों का संयुक्त प्रयास का नतीजा था, इसीलिए इसको 1909 ईस्वी का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। हालांकि ये वस्तुतः जो इसको नाम दिया जाता है वो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम या फिर 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इसको ध्यान में रखेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसमें जो इसकी जो मुख्य बातें थीं, जिसके लिए ये हमेशा चर्चित रहता है अभी भी, मतलब कि जब कभी चर्चा होती है किसी चीज़ की, तो खास करके सांप्रदायिकता के बारे में, ये अधिनियम जो मुख्य रूप से चर्चित रहा है, ये अपने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के लिए ये खास करके चर्चित रहा। इसमें हुआ क्या था कि 1909 ईस्वी का जो एक्ट था, इसके तहत मुसलमानों के लिए, यानी कि इस्लाम को मानने वाले के लिए, भारत के जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कि सीट इनके लिए रिजर्व किया गया, इनके लिए सीट आरक्षित किया गया। इस सीट पर जो सीट आरक्षित किया गया, उस सीट पर कोई मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता था। और दूसरी बात, ये बात तो एक हद तक स्वीकार्य थी यहाँ के नेताओं के लिए, लेकिन दूसरी जो बात थी ये कि जो इसके लिए वोट डालते लोग, जो इसके लिए लोग वोट डालते, वो लोग भी 100% मुसलमान ही होते। तो ये एक ऐसा मैटर था, ये एक ऐसा चीज़ आकर के इसमें घुस गया था, जिसका कि उस समय में काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन इस विरोध के बावजूद इस चीज़ को लागू किया गया, इस चीज़ को एक्ट में स्थान दे दिया गया। और उसी समय से कहा जाता है कि भारत को जो तोड़ने की कोशिश पहली बार जो की गई, और उसके बाद लगातार इसको आगे अंग्रेज़ों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। ये 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था सलीमुल्लाह और आगा खां के प्रयास से। और यही दोनों इस चीज़ के लिए भी, यानी कि ये दोनों बराबर जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, इनसे इनका संपर्क बना रहता था और मिलजुल करके इन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। खैर, मुख्य रूप से हम लोगों को याद ये रखना है कि 1909 ईस्वी को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, यानी कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें उम्मीदवार भी कोई मुस्लिम ही हो सकता था और वोट देने वाले भी लोग मुस्लिम ही हो सकते थे। तो ये मुख्य प्रावधान था 1909 ईस्वी का जो रिफॉर्म था। इसमें ये तो एक नकारात्मक बात हम लोगों के लिए, हम भारतीय इंडियंस के लिए थी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत बातें थीं जो कई एक मायने में अच्छे भी थे। जैसे कि जो पूरा का पूरा हमने देखा कि 1892 ईस्वी तक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी, भारतीयों को चुना जाने लगा था, विधान परिषदों की स्थापना कर दी गई थी। एक हद तक लोकतंत्र का उसी अनुरूप, क्योंकि उस समय राजशाही था, वो भी ब्रिटेन का, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने रिफॉर्म करना, सुधार करना इस दिशा में शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ पर में अधिकार क्षेत्र को और बढ़ाया जाता है, अधिक से अधिक भारतीयों को समावेश, यानी कि इस प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो ये सब कुछ
महत्वपूर्ण बातें थीं। जैसे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला यानी भारतीय थे जिनको विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले अधिक से अधिक अंग्रेज़ों का ही कब्जा होता था। फिर अधिक उदारता बढ़ती गई, यानी कि अब बजट पर या और जो महत्वपूर्ण मसले होते थे दैनिक रूटीन के या देश के प्रशासन से संबंधित, देश की समस्याओं से संबंधित, तो उस पर अब भारतीयों को खुलकर चर्चा करने की इजाज़त दी गई। इनकी बातों को सुना जाने लगा। इसका एकमात्र कारण यही था कि अब तक तो अंग्रेज 1909 ईस्वी की बात है, जस्ट 38 साल के बाद हमारा देश आज़ाद हो ज मतलब हो जाता है 1947 ईस्वी में। तो 1909 ईस्वी में इतने दिनों से जो शासन चलता आ रहा था, तो 1909 ईस्वी एक लंबा समय यानी कि 1909 ईस्वी तक का एक लंबा सफ़र था और यहाँ पर में अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ महसूस किया था। यहाँ पर में राज करते-करते उनको ये तो लगने लगा था कि जो इंटरनेशनल माहौल भी था वो भी इनके फेवर में नहीं रहा था। तो इनको लग रहा था कि हमको आज न कल अब इंडिया को छोड़ना है, हम सदा-सदा के लिए यहाँ रहेंगे। ये इनके मन से ये भ्रम हट गया था। तो ये भारत को कहीं न कहीं तोड़ करके जाना चाहते थे और कहीं न कहीं जो उनको लगता था उस तरीके से सुधार करके भी जाना चाहते थे। तो इस तरीके से इन्होंने इस रिफ़ॉर्म के तहत किया। इस रिफ़ॉर्म के तहत जो चुनाव लड़ने के लोग यानी कि चुनाव लड़ने वाले लोग थे, उनके लिए सीमाएँ और थोड़ा-सा उदार किया गया और इसको बढ़ाया गया। जैसे कि विश्वविद्यालय से लिया गया या फिर म्युनिसिपैलिटीज़ से लिया गया। इस तरीके से इसको ब्रॉड किया गया, इसको अधिक से अधिक खोला गया। तो ये है आपका 1909 ईस्वी का मार्टले मिंटो रिफ़ॉर्म, जिसका मुख्य इसकी जो मुख्य उपलब्धि थी, वो भारत में फूट डालो और राज करो और इसके बाद इसी के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था, उनके लिए सीट रिज़र्व करने की बात की गई और जो सीट दिया जाता था मुसलमानों को उस पर उसके लिए वोट करने का यानी अपने उम्मीदवार को चुनने का अधिकार भी मुसलमानों को ही दे दिया गया। हम देखेंगे कि ये सिलसिला जो भारत को सांप्रदायिक आधार पर तोड़ने की बात है, ये अब कंटिन्यू होने वाला है। अब हम लोग 1919 ईस्वी का शासन अधिनियम या फिर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफ़ॉर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं फिर वही बात, दो वर्ड आ रहा है, घबराना नहीं है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के समय में चूँकि ये रिफ़ॉर्म आया, इसीलिए इसको 1919 ईस्वी का यानी कि मॉन्टेग्यू भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना गया, पुकारा जाने लगा। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थीं, इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें 1909 और 10 साल का यहाँ पर में इजाफा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोग सोच सकते हैं कि 10 साल में बहुत कुछ हुआ होगा और उसी को माइंड करके ये 1919 ईस्वी का अधिनियम लाया गया था। वैसे भी अंग्रेज़ों की सोच यही थी, 10 साल पर ही लगभग लाने की इनकी पॉलिसी थी कि 10 साल की जो समय सीमा है, इसमें क्या हुआ है, क्या हम प्राप्त किए हैं, क्या खोए हैं, किस तरीके से और बेहतर शासन कर सकते हैं या कब तक, जब तक संभव हो, हम इंडिया को गुलाम बनाए रख सकते हैं। तो इसी के प्रयास के तहत इसको लाया गया था। इसमें क्या किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। हमेशा यहाँ पर मैं आपको बहुत ये थोड़ा-सा उलझाता है बच्चों को, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई केंद्र में और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। इसको ध्यान में रखेंगे, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। यहाँ जो द्विसदनात्मक मतलब समझते हैं, यानी कि 2 सदन, जैसे अभी हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, इसी तरीके से वहाँ पर में एक केंद्रीय विधानसभा और एक प्रांतीय विधानमंडल या फिर उच्च परिषद उसको कहा जाता था, राज्य परिषद कहा जाता था, इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर में ध्यान देने वाली बात है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जो ऊपरी जो मतलब कि जो राज्य परिषद या राज्यसभा होता था, उसकी जो सदस्य संख्या थी वो 60 में से 34 निर्वाचित होते थे और
जो रेस्ट होते थे वो मनोनीत होकर के आते थे। इसी तरीके से केंद्रीय विधानसभा में 144 सीट था, इसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 30 जो होते थे वो मनोनीत होते थे। संख्या में इजाफा किया गया था। ये द्विसदनात्मक यानी कि 2 सदन की व्यवस्था की गई केंद्र में। कहाँ की गई? केंद्र में। अब हम द्वैध शासन पढ़ाएंगे। इसके जो प्रवर्तक थे ये लियोनस कॉर्टियस थे और यानी कि द्वैध शासन से तात्पर्य है दो, यानी कि दो का आता है और शासन यानी कि 2 तरह का शासन। अब हम लोग देखेंगे कि ये 2 तरह का शासन कैसे है। द्वैध शासन के तहत इस द्वैध शासन के प्रवर्तक लियोनस कॉर्टियस थे और ये द्वैध शासन जो था ये प्रांतों के लिए था। ये द्वैध शासन प्रांतों के लिए था, जो उस समय के प्रांत थे, जैसे बिहार था, बंगाल था, या फिर आपका मध्य प्रांत था, या फिर संयुक्त प्रांत था। तो ये जितने भी प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, इनके लिए इनको लाया गया था। तो द्वैध शासन में क्या था कि 2 यानी कि एक को आरक्षित विषय के तहत रखा गया और एक को हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया। आरक्षित विषय से मतलब था रिजर्व मतलब किसी के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? तो वायसराय के लिए रिजर्व कर दिया गया। यानी कि आरक्षित विषय में जो बातें थीं वो वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से उस पर कानून बना सकता था या उसको रेगुलेट कर सकता था। जबकि इधर जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय को जो चुने हुए भारतीय लोग थे या मनोनीत जो लोग थे अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उनके सहायता से, यानी कि उसमें जो मंत्री होते थे उनके सहायता से पूरा का पूरा जो हस्तांतरित विषय, इसका नाम ही है हस्तांतरित, यानी कि किसी को दिया हो तो हस्तांतरित विषय, इस तरीके से इसको प्रांतों में द्वैध शासन को जन्म दिया जाता है, जो कि बाद में चल करके आप देखेंगे 1935 ईस्वी में फिर इसको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन 1919 ईस्वी में इसको लाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। द्विसदनात्मक दूसरा चीज़ है और जो द्वैध शासन है ये दूसरा चीज़ है। द्वैध शासन में, द्विसदनात्मक में 2 सदन की बात की गई है और द्वैध शासन में 2 प्रकार के शासन की बात की गई है। एक आरक्षित विषय के माध्यम से, जिसमें वित्त होता था, भूमि कर होता था, अकाल होता था या और भी चीज़ें होती थीं, और इसमें हस्तांतरित में छोटी छोटी बातें जैसे शिक्षा, आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस समय भी इसको जीरो में ही लेके चला जाता था। तो शिक्षा था, पुस्तकालय था, संग्रहालय था, स्वास्थ्य था, इन तमाम चीज़ों पर प्रयोग करने के लिए, कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया यहाँ के भारतीयों को। और जो महत्वपूर्ण विषय थे जैसे वित्त, सैन्य, रक्षा, इन तमाम चीज़ों को अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिशों ने अपने पास रखा, जिस पर वो कानून वायसराय के माध्यम से बनाते थे। 1919 ईस्वी का जो एक्ट है, इसकी और उपलब्धियां हैं और उसमें से खास है ली कमीशन की स्थापना की गई। इसके द्वारा यानी कि इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत पहले हुई, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एकदम बिल्कुल एक फॉर्म दिया गया और यहाँ पर में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो केंद्र के लिए और राज्यों के लिए पूरा का पूरा पारदर्शिता बना करके और उसके बाद एग्ज़ाम लेने का काम किया करती थी। तो ये आपका 1919 ईस्वी का अधिनियम है, ये भी हो गया। अब जो हमारा लास्ट है वो है, लास्ट कह रहे हैं, सेकंड लास्ट है, वो है 1935 ईस्वी का शासन अधिनियम है। ये जितना भी अधिनियम हमने पढ़ा उसमें सबसे बड़ा और सर्वाधिक क्वेश्चंस तो खैर कहीं से भी आते हैं, हमेशा क्वेश्चन के ही दृष्टिकोण से बात नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका है महत्व है। अभी जो हमारा संविधान है उसका आधा से अधिक जो भाग है वो कहीं न कहीं इसी से लिया गया, डायरेक्ट इसी से उठाया गया। कहा जाता है कि भारत का संविधान नकल किया हुआ संविधान है। जो भी है हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे आगे, जब उसकी विशेषताओं में, संविधान की विशेषताओं में हम लोग आएंगे तो उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर में 1935 ईस्वी का शासन अधिनियम है और उसकी जो मुख्य बातें हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। 1919 ईस्वी के शासन अधिनियम में जो कमियां थीं उसको यहाँ पर में निकाल करके दुरुस्त कर दिया गया। यानी कि जो प्रांतों में जो द्वैध शासन की बात की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी, ये प्रांतों में द्वैध शासन वाली बात यहाँ पर में खत्म। अब प्रांत में द्वैध शासन का कोई मतलब नहीं था और इस द्वैध शासन को उठा करके कहाँ ले जाया गया?
तो केंद्र में ले जाया गया, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन वही, यानी कि एक आरक्षित विषय के तहत और एक है हस्तांतरित विषय के तहत। लेकिन प्रांतों को इससे आज़ाद कर दिया गया, प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता दी गई, अधिक स्वायत्तता दी गई। फिर यहाँ पर में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यहाँ पर में और इजाफा होता है। यहाँ पर में क्या होता है कि दलित को, जो दलित होते थे, मजदूर वर्ग और महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया जाने लगा और उन्हीं के द्वारा सीट को भरा जाने लगा। तो इसको बढ़ाया गया। इसी जिसको मैकडोनाल्ड का पंचार्ट कहते हैं, इसी में पूना पैक्ट समझौता, यानी कि पूना पैक्ट आता है, जिसमें महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में बात होती है। इसी प्रतिनिधित्व को लेकर के पूरा का पूरा मामला गरमाया था। खैर, हम लोग जब इतिहास में आएंगे या उस तरीके से आएंगे तो हम लोग उसको समझेंगे। तो यहाँ पर में दलितों के लिए, खास करके दलित है, महिला है, मजदूर वर्ग है, लेकिन यहाँ पर में खास करके दलित का ही नाम आता है और दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की बात की गई, उनके लिए सीट रिजर्वेशन की बात की गई। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1935 में बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 1919 ईस्वी में, 1909 में आप देखे थे मुसलमानों के लिए, 1919 ईस्वी में, जिसको मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया, हमको याद आ रहा है, 1919 ईस्वी में जो भारतीय सिख थे, जो आंग्ल इंडियन थे, यानी आंग्ल भारतीय थे, और जो यूरोपियन थे, उनके लिए भी सीट को रिजर्व किया गया 1919 ईस्वी में। 1909 में मुसलमान के लिए, 1919 में जो और महत्वपूर्ण धर्म बचे हुए हैं जैसे कि सिख, ईसाई, आंग्ल इंडियन, इनके लिए, और 1935 ईस्वी में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर क्लास के लिए, इसके लिए सीट को यहाँ देख रहे हैं ना, मतलब बढ़ाया ही जा रहा है। उनके लिए सीट को अधिक से अधिक रिजर्व करने की बात आ रही है। लोग कहते हैं कि भारत के अंदर आज पॉलिटिक्स होता है, आज सीट को रिजर्व किया जाता है या कुछ किया जाता है, रिजर्वेशन आज है, जबकि ये बहुत दिन से है। इसको अंग्रेजों ने ही पूरा चोला पहनाया था। खैर, जो भी हो, इसके सकारात्मक पहलू ही अधिक हैं, तो इसके लिए कोई निराश होने की बात नहीं है। ये आपका 1935 ईस्वी का अधिनियम में ये मुख्य बातें थी। इसके बाद इसमें एक संघ, अखिल भारतीय संघ को बनाने की बात की गई। अखिल भारतीय संघ से मतलब था कि अखिल मतलब पूरे भारत के लिए, भारतीय मतलब भारतीय संघ, जिसमें भारत के 11 ब्रिटिश प्रांत को होना था, 6 जो कमिश्नरीज थे उनको होना था, और देसी रियासतों को होना था। लेकिन देसी रियासतों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि उनके लिए स्वेच्छा से था कि आप आइए या नहीं आइए, और देसी रियासतों ने आना मुनासिब नहीं समझा, और इस प्रकार से अखिल भारतीय संघ की जो बात थी वो रह गई। इसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको आजकल हम सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं, उस तरीके का सुप्रीम कोर्ट उस समय में बनाने की कोशिश की गई, जिसका दायरा देसी रियासतों तक था। ये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व बैंक, जिसको आजकल हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये भी 1935 के एक्ट के द्वारा ही आया था, जिसका मुख्य कार्य था मुद्रा और साख का विनिमय करना, यानी कि उनके लिए नियम बनाने, कायदे बनाने या कानून बनाना। तो ये सारा का सारा 1935 ईस्वी का जो कानून था, उसके द्वारा विधायिका के क्षेत्र में भी परिवर्तन किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से 3 सूचियाँ जोड़ी गई, जिसको आजकल हम लोग संघ सूची कहते हैं, तो उसको वहाँ पर में परिसंघ सूची कहा जाता था। उसके बाद राज्य सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का काम जो था प्रांतों का था, प्रांतों की विधायिका का था। उसमें जो भी आते थे विषय, जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पुलिस हो, बाद में पुलिस को भी इसी में जोड़ दिया गया था, प्रांतों के अधीन। तो ये प्रांत बना सकते थे। जो परिसंघ, यानी कि जो केंद्रीय होता था, उस पर केंद्र की जो विधायिका थी वो कानून बना सकती थी, और संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते थे। लेकिन अगर दोनों के मत में डिफरेंसेस हैं, तो फिर जो परिसंघ का कानून होता था वह प्रभावी होता था। तो ये मुख्य बातें हैं 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम में। ये एक तरीके का छोटा मोटा संविधान ही था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं, और इसी चीज़ को बाद में चल करके कंटिन्यू किया गया हमारे भारत के संविधान के रूप में। इसके बहुत सारे उपबंधों को या तो ठीक वैसे ही उठा लिया गया, लगभग को ठीक वैसे ही उठा लिया गया, और कुछ को जोड़ा गया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत में कैसे इसका योगदान माना जाता है। संविधान बनने में भी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, लेकिन ये सारी बातें अगर ना होती तो शायद भारतीयों के मन में कोई प्रश्न आता ही नहीं, इस तरीके के ख्यालात आते ही नहीं।
तो ये सारा का सारा जो पश्चिमी थॉट था उसको यहाँ पर में अंजाम दिया गया। अब जो हमारा लास्ट है इस कड़ी में वह है 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तेजी से बदल रही थीं। द्वितीय विश्व युद्ध में हालांकि जो मित्र राष्ट्र थे और ख़ास करके इंग्लैंड जो हम पे शासन कर रहा था उसकी जीत हुई थी, लेकिन उसकी कमर टूट चुकी थी। हर जगह रिवोल्ट हो रहा था, हर जगह अविश्वास था। ऐसे में अंग्रेज़ों को ये लगा, खुद अंग्रेज़ के कंट्री में विद्रोह हो रहे थे, वहाँ पर बराबर ये सवाल उठाया जा रहा था कि उपनिवेश का क्या मतलब है। दोनों तरफ से, या तो एक अच्छे दृष्टिकोण से भी आप अगर वहाँ उन लोगों को ठीक करने के लिए तो क्यों हैं, वो खुद ठीक हो जाएंगे, और नहीं अगर क्रूरता से पेश आ रहे हैं आप तो क्रूर क्यों हैं। ये सवाल वहाँ भी पूछा जाता था, उनसे पूछा जाता था। तो इस चीज़ बराबर कई एक मोर्चों पर उनकी हार भी हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उनको लगा कि नहीं, अब हम शायद ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद 1942 ईस्वी का क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था, जिसमें पूरा का पूरा जो आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये आंदोलन उनके हाथ से खिसक गया। उनको अरेस्ट कर लिया गया, बड़े बड़े जवाहरलाल नेहरू इन तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिसके बाद यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन में बदल गया। सीधे जनता इसको कंटिन्यू करने लगी, अपने हिसाब से चलाने लगी, डाक तार पुलिस थाना सबको उड़ाने लगे। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि अंग्रेज़ के अंदर में कुछ न कुछ भय भी आया। जापानियों का आक्रमण अलग से हो गया, उसी समय में हो गया। तो ये सारी बातें थीं जिसके कारण उनको ये देश छोड़ना था, लेकिन अभी वक्त लगना था। लेकिन इससे पहले ही जो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने, यानी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, और उन्होंने घोषणा की थी लेबर पार्टी की तरफ से कि अगर हमारी सरकार आती है तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और यही जब उनकी सरकार आती है तो अपना वादा बखूबी निभाते हैं, और वो एक मिशन को, जिसको कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है, कैबिनेट मिशन भारत में आते हैं। तो अभी हम लोगों को चर्चा करना है भारत शासन अधिनियम 1947। हुआ क्या था कि भारत को आनन फानन में आज़ाद करने की बात नहीं थी। आज़ाद तो होना ही था, सब कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन भारत की स्थिति लगातार खराब होते जा रही थी। जो पाकिस्तान उस समय में नहीं था, सिर्फ भारत था, लेकिन यहाँ पर में लगातार बंगाल में या अन्य जगहों पर जहाँ पर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी या हिंदुओं की आबादी मतलब समतुल्य में रहता था, वहाँ पर में मार काट हिंसा ये तमाम बातें आने लगी। जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो बराबर अपने लोगों को भड़काने लगे, और यहाँ पर में राजनीति सेंकने की बात की जाने लगी। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। यहाँ पर में जवाहरलाल नेहरू थे या वल्लभ भाई पटेल थे या और लोग थे। उस समय किसी भी कांग्रेसी की शायद ये चाहत नहीं थी कि पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के रूप में भारत को दर्द मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। बहुत बातचीत हुई, महात्मा गांधी मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे, जैसे लालू जी ने कहा था कि मेरी लाश पर बिहार का विभाजन होगा, वैसे ही उन्होंने उससे पहले, बहुत पहले कहा था कि मेरी लाश पर भारत का विभाजन होगा। लेकिन जनता दोनों तरफ से संतुष्ट नहीं थी, और जो हमारे नेता थे वो ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की फिराक में नहीं थे। उनको सत्ता का उपभोग करना था, तत्काल उपभोग करना था, इसलिए उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। और यही चीज़ ब्रिटेन में जाता है, और 4 जुलाई 1947 को ये मामला ब्रिटेन की संसद में रखा जाता है, और 18 जुलाई को ये पूरा का पूरा इस पर हस्ताक्षर मुहर कर दिया जाता है कि हाँ ये फाइनल। और इसी के द्वारा भारत, यानी कि भारत को आज़ाद करने की बात की जाती है। सिर्फ भारत को आज़ाद करने की बात नहीं की जाती है, दो राष्ट्रों को आज़ाद करने की बात की जाती है, और उनका नाम था भारत, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस दोनों को कहा जाता है कि 15 अगस्त तक दोनों को अलग कर दिया जाएगा, दोनों को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स के रूप में। डोमिनियन अर्थात नाम मात्र की प्रभुसत्ता, या जो भी प्रभुसत्ता होगी अभी अंग्रेज़ों की बनी रहनी थी, यानी कि उनको पूरा का पूरा सारा का सारा कारोबार नहीं दिया जाना था। दोनों जगह पर गवर्नर जनरल की व्यवस्था की जानी थी, दोनों जगह पर, उधर भी पाकिस्तान में भी और यहाँ भी, जिसके तहत आपके इंडिया में जो पहले, यानी कि आपके जो आए थे वहाँ से, क्या नाम था उनका, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे अंतिम ब्रिटिश के तरफ से गवर्नर जनरल थे। वैसे अंतिम गवर्नर जनरल भारत के होते हैं, वो होते हैं सी राजगोपालाचारी। तो ये कहानी यहीं तक है, और इसके बाद हमारा भारत और हमारा पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। दोनों मुल्क अलग हो जाते हैं, दोनों की राह अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जो तमाशा बनता है
आज भी देख रहे हैं कि अपना अपना पॉलिटिक्स सीधा करने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए दोनों देश किस तरीके से कभी धर्म को लाते हैं, कभी किसी चीज़ को लाते हैं, मंदिर को लाते हैं, मस्जिद को लाते हैं। खैर जो भी हो, तो ये आपका भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था और यहाँ पर हमने एक पूरे के पूरे खंड को, जो एक महत्वपूर्ण खंड था और कॉम्प्लिकेटेड खंड था, यानी कि हमारा जो संविधान है उसका इतिहास, उसको हमने क्लियर कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग संविधान सभा पर डिस्कस करेंगे। संविधान सभा में एक वीडियो में हम ख़त्म कर देने की कोशिश करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है, और उसके बाद हम लोग सेलेक्टिव होकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और कुछ मेरे ख्याल से छूटा नहीं होगा। अगर छूटा होगा तो हम इसको देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। हमको याद है कि 1858 का जो एक्ट था, उसके तहत हमने एक चीज़ नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ जो एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है, उसी एक्ट के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे उनको भारत का वाइसराय कहा जाने लगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें और छूट गई होंगी तो हम उसको देखेंगे और उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।